नमस्कार कर्नल साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपकी शर्ट बहुत अच्छी है। थैंक यू। अभी पिछले दिनों आपके बाद पे बहुत अच्छे 2 पॉडकास्ट आए और हरियाणा में काफ़ी उनको देखा गया। तो हिस्ट्री में रुचि है हरियाणा के लोगों की, और अक्सर इस बारे में बात होती है कर्नल साहब कि जो हरियाणा के लोग हैं ये दिल्ली के सराउंडिंग रहने की वजह से इनको इसके फ़ायदों की जगह नुकसान ज़्यादा हुए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह के नुकसान इन लोगों को उठाने पड़े? एक बड़े मशहूर इतिहासकार, बड़े काबिल इतिहासकार हुए हैं सर जादूनाथ सरकार। हाँ जी। आज के समय में तो उनको भुला दिया गया है, पर उनकी किताबें बहुत हैं। हाँ, आज के समय में तो कोई भी अच्छा इतिहासकार हो ना, उसको आमतौर पे कोई पसंद नहीं करता। तो यही सिर्फ जादूनाथ सरकार के साथ हुआ है, क्योंकि वो सच बोलते थे। तो ना तो उनको जो आज़ादी के बाद सरकारें आई उनको वो ज़्यादा पसंद थे, ना वो कम्युनिस्टों को ज़्यादा पसंद थे, और ना ही जो आजकल की सरकार है वो उसको ज़्यादा। वो इस एरिया को वो कहते थे कॉकपिट ऑफ हिंदुस्तान, जो अपना जो ये, हाँ, इसका नाम वो देते थे कॉकपिट ऑफ हिंदुस्तान। उनका कहने का मतलब ये था कि जो हिंदुस्तान है वो यहीं से चलता है, जैसे एयरक्राफ्ट कॉकपिट से चलता है। पूरे हिंदुस्तान का जो राजनीतिक ढांचा है वो यहीं से चल रहा है, शुरू होता है, यहीं पे ख़त्म होता है। बात उनकी जायज़ थी। आप जो ये पानीपत के युद्ध हैं वो इसीलिए उनकी महत्व है, क्योंकि उनके बदलने से उन युद्धों ने सरकारों को बदला है, देश में राज को बदला है, पूरे हिंदुस्तान पे राज यहाँ पे बदल जाता है। जब इतनी बड़ी कोई भी घटना होती है कहीं पे भी, तो उस घटना का वहाँ के लोगों पे कई तरह से असर पड़ता है। एक तो सीधा सा असर है कि अगर उसमें कोई सैनिक के तौर पे हिस्सा ले रहा था तो वो लड़ रहा था। दूसरा ये है कि जो आसपास के भी लोग थे, उन दिनों में जो भी सेनाएं आती थी वो अपनी रसद साथ नहीं लेके आती थी, वो आसपास के इलाके से ही कलेक्ट करती थी। तो जैसे मैंने पानीपत के तीसरे युद्ध में जो अहमद शाह अब्दाली और भाऊ साहब चौधरी, हाँ, मराठों के बीच में हुआ, उसका मैंने लॉजिस्टिक स्टडी किया। लॉजिस्टिक स्टडी मतलब उन सेनाओं को रसद कहाँ से आई और वो रसद कैसे आई। वो तो वहाँ के जमींदारों की होगी जी। हाँ, तो आपको अचंभा होगा कि ये जान के, जो हमारे इतिहास की किताबों में नहीं लिखा जाता है, कि पूरे जो पानीपत के आसपास के गांव थे वो खाली हो गए थे जी। लोग छोड़ के चले गए थे, क्योंकि वहाँ ना घास बची थी ना अनाज बचा था। वो दोनों तरफ के सैनिक घास भी, जानवरों को भी छीनना चाहते थे। 3 ही गांव थे जो उस समय इस लड़ाई के दौरान पानीपत के आसपास बसे रह गए थे, जिसमें कुछ लोग थे, बाकी सब उजड़ गए जी, गांव के गांव चले गए। गांव के गांव, यहाँ नहीं, अगर आप दोआब में भी, मेरठ तक उसका असर हुआ था। अपने यहाँ तो लगभग पूरे हरियाणा पे उसका असर हुआ था। तो ये था जो एक बड़ा गहरा असर है, जिसका कभी लोग अध्ययन नहीं करते, कभी इसकी बात नहीं करते। उस लड़ाई को हर कोई अपने आईने से देखता है। कोई तो कहता है ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी, कोई कहता है कि मराठा और अब्दाली की लड़ाई थी। असलियत में ये था कि उस लड़ाई के बहुत सारे प्रभाव थे, और उनमें से एक प्रभाव था जो वहाँ की जनता पे था, जो बहुत ही खराब था। तो कितनी के उस समय पानीपत में जब युद्ध हुआ तीसरा सर, वो जो आपस की सराउंडिंग जो आबादी थी वो क्या कर रही थी? वो युद्ध में एज ए सैनिक हिस्सा लिया उन्होंने, या फिर वो सिर्फ देख रहे थे 2 पक्ष आके लड़ रहे हैं? उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था उनके साथ? उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट दोनों के साथ, किसी के साथ भी नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि हो सकता है, हम नहीं कह सकते, उसमें थोड़ा बहुत रिलीजन का हिस्सा रहा हो भी। अगर कोई मुस्लिम गांव है तो वो थोड़ा सा अब्दाली के तरफ देखता हो, और जो हिंदू गांव है वो मराठा। लेकिन दोनों गांव ही परेशान हो रहे थे, और सच्चाई ये है कि उनकी सेनाओं में भी दोनों तरफ, अब्दाली के साथ भी वो हिंदू सन्यासी थे। अच्छा, नागाज? हाँ, नागा सन्यासी थे।
वो अब्दाली की तरफ से लड़े? अब्दाली की तरफ से थे। कारण सर? वो अवध के नवाब के सहयोगी थे। अच्छा। और अवध का नवाब जो था वो अब्दाली का सहयोगी था, तो वो उनको साथ लेके आया था। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, पानीपत का युद्ध चला कितनी और देर तक? आप इस तरफ इनका देख लो तो ये जो ये मस्तानी का बेटा था, जो इस शेर सिंह शमशेर बहादुर, वो इस युद्ध में घायल हुआ। वो मराठों की तरफ से लड़ रहा था और वो जाके मरा है डीग में, भरतपुर के। अच्छा। हाँ, वहाँ पे उसको भरतपुर के राजा सूरजमल ने शरण दी थी, तो वहाँ मरा है। फिर इब्राहिम गर्दी था। इब्राहिम गर्दी जो था वो एक मुस्लिम कमांडर था। उसकी जो इन्फेंट्री जो थी वो बड़ी बढ़िया मानी जाती थी। पहले वो निज़ाम के साथ था, बाद में वो मराठों के साथ जुड़ गया था। वो इस लड़ाई में मराठों की तरफ से लड़ रहा था। और इनफैक्ट उस लड़ाई में अगर किसी की परफॉर्मेंस मराठा साइड पे सबसे अच्छी रही थी तो वो इब्राहिम गर्दी की थी। तो ये तो फालतू की बकवास है कि वो मुसलमान था वो हिंदू था। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी ये। ना ना, अगर हिंदू मुस्लिम की होती तो पूरे राजस्थान से एक राजा मराठों के साथ नहीं जुड़ा, एक भी राजा नहीं जुड़ा। क्यों नहीं जुड़ा? तो ये इसके और भी कारण थे। हाँ, ये जरूर है कि अब्दाली काफी हद तक एक कोalition क्रिएट करने में कामयाब रहा। उसने सारे हथकंडे अपनाए। उसने अपने धर्म का भी, रिलीजन का भी हथकंडा अपनाया और उसने डिप्लोमेसी का भी हथकंडा अपनाया। तो वो मराठों से ज़्यादा कामयाब रहा। अच्छा। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था सर, वो कितने दिन का था? वो युद्ध तो कितने घंटे का था ये पूछो। असली जो लड़ाई थी वो तो जो मेन लड़ाई है। हाँ, लेकिन उस युद्ध की तैयारी कितने समय की थी? बहुत लंबे समय की थी। उससे पहले साल दिसंबर में आता है अब्दाली यहाँ पे। अब्दाली कोई उसी समय नहीं सीधा ही काबुल से चल के आया था। अब्दाली आता है जनवरी में, मतलब एक साल पहले वो क्रॉस करता है कुंजपुरा से ऊपर। एक जगह है वहाँ पे जो घाट है, वहाँ से वो दोआब में क्रॉस कर जाता है। क्योंकि उसका कारण था, क्योंकि दोआब में थे रोहिला पठान जो उसके साथ संबंधित थे, वो उसके ग्रुप के थे। जो ये नजीब वगैरह हुए हैं उससे पहले हुए हैं, वो वहीं से थे। तो वो लोग जो है उधर वो चला जाता है और एक अनूप शहर नाम की जगह है अलीगढ़ के पास। अलीगढ़, वहाँ पे आके वो डेरा डालता है। तो वो काफ़ी लंबे समय तक अनूप शहर में है। तो अगर आप ज्योग्राफी देखो तो दिल्ली यहाँ है तो अनूप शहर यहाँ है। तो एक्चुअली जब मराठे दिल्ली में हैं तो अब्दाली अनूप शहर में है। तो ये आते हैं एक तरह से यमुना के उस तरफ, यानी पूर्व में अब्दाली बैठा है और मराठे दक्षिण से आके धौलपुर के पास ये नर्मदा नदी को क्रॉस करके फिर आगरा मथुरा होते हुए ये आ जाते हैं दिल्ली, यानी वेस्टर्न जो उसका पश्चिमी तट है जमुना का, उसके साथ साथ मराठे ऊपर आए जी। अब ये महीनों तक ये दोनों फौजें इस एरिया में घूम रही हैं। तो इस एरिया में घूम रही हैं तो वो यहीं से खा रही हैं। पे करते थे वो लोग किसानों को? कोई पे नहीं करता था, अपने खेत में चरा दिए डांगर से। हाँ, अच्छा। पूरे के पूरे वो फसल काट ले जाते थे। ऐसे वाक़यात हैं जिनके भी घरों की कड़ियाँ भी सर्दी का समय है, वो सैनिक घर से तो कोई ज़्यादा सामान लेके नहीं आया, वो या तो पैदल आया है या अपने घोड़े पे वो खुद बैठा है। तो और अपनी सर्दी ज़्यादा भी होती है और यहाँ की सर्दी बहुत होती है, तो उसमें उसको लकड़ी वगैरह चाहिए जलाने को, और कोई लकड़ी नहीं मिली तो पड़ोस के घर से कड़ी तार ली। ऐसे वाक़या रिकॉर्ड हैं। 4-5 घंटे में फैसला हो गया जी। हाँ, वो लड़ाई तो लगभग आप यूँ मानो कि जो मराठा चार्ज था वो लगभग 10 बजे के आसपास उनका पहला चार्ज गया था और लगभग दोपहर के 2 बजे तक बात हो गई थी। कम हो गया 4-1 घंटे। पर ये एक मिस्ट्री बन गई सर कि भाऊ उस युद्ध में शहीद हुए, मतलब मारे गए या फिर सांगी आचरी, ये एक मिस्ट्रियस बात है। मारे गए तो उनका अंतिम संस्कार इन्होंने, ये जो अपने गोसाई नागर उनके साथ थे उन्होंने किया। और ये फिर सांगी में एक काल्पनिक कहानी है। काल्पनिक कहानी है।
कैसे सांगी गांव सांगी गांव जो था ना, इसका बड़ा ये हो सकता है कोई सैनिक भाग के आ गया, उसने खुद को भाव बता दिया हो। नहीं नहीं, वो इनकी पूरी कहानी आप देखोगे ना तो वो उसमें बहुत सारे वो कॉन्ट्राडिक्शन है। देखो, एक तरफ तो ये कहते हैं कि यहाँ के भाऊरा कहते हैं सन 61 में आया और सन 1792 में वो गुजरा, यानी 31 साल उसने यहाँ पे काटे हैं। अब इस 31 साल के दौरान कई बार मराठों से सांगी और उसके आसपास के गांवों का फ्रिक्शन होता है। अच्छा, अगर वो वहाँ बैठा था और तो वो क्यों ये फ्रिक्शन होने देगा, क्यों झगड़े होने देगा उनके साथ? वो तो मराठों का वो था, वो उनको उसको तो सिर्फ यही बोलना था, मैं भाऊ हूँ भाई, तुम इनको तंग मत करो, इन्होंने मुझे शरण दी है और मैं यहाँ तब करता हूँ। हाँ, दूसरा ये बात है कि उस युद्ध में बहुत सारे मराठे सरदार थे जो हारने के बाद वहाँ से निकल के भागे। भाऊ की पत्नी भी तो गई वहाँ से जी। पार्वती, होलकर गया, महादजी सिंधिया गया, अपना ये शमशेर बहादुर गया, ये सब यहाँ से जान बचा के अपने ही देश वापस गए। सब ने अपनी अपनी पदवी वहाँ पे हासिल कर ली। तो सदाशिव को वापस जाने में क्या परेशानी थी? वो क्यों सांगी में रुकेगा? कोई कारण होना चाहिए ना कि मैं। हालांकि जो पानीपत उपन्यास है लिखा गया, उसमें तो कह रहे हैं कि भाऊ मतलब मारे गए थे। काशीराज नाम का एक इसके अवध के नवाब का ऑफिशियल था जिसने आंखों देखा वर्णन, उसका वर्णन जो है वो आंखों देखा वर्णन है। अच्छा। वो पानीपत युद्ध के समय में वहाँ हाजिर था। अच्छा, वो बड़ा स्पष्ट तौर पे बताता है कि ये वहाँ पे मारा गया। तो वहाँ इतिहासकार भी बैठे हुए थे जी देखने वाले युद्ध का? जो पेशवा दफ्तार है उसमें रोजाना की रिपोर्ट है। अच्छा, यहाँ से सदाशिव जो था वो अपने पेशवा को रोजाना पत्र लिख के बता रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। उधर से पत्र आ रहे थे कि अभी तुम्हें क्या करना है। ये जितने उसके सरदार थे उनके अपने अपने वो राइटर टाइप थे, होलकर का, महादजी का, ये सब अपना अपना हिसाब रख रहे थे रोज का। हाँ, अवध के नवाब का अपना हिसाब किताब रखने वाला था। तो लोग सोचते हैं कि रिकॉर्ड है ही नहीं, रिकॉर्ड सब चीज़ों के हैं। और ऐसा कोई कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता है कि। और सदाशिव कोई आम पर्सनैलिटी नहीं था, वो उस सेना का नेता था। उसके बॉडीगार्ड थे, अगर वो निकल के भागता तो एक दो बॉडीगार्ड भी उसके साथ भागते। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है सर कि मैं जैसे हिसार में एक महल है फिरोजा, तो आपने तो हिस्ट्री पे चूँकि आप 17वीं 18वीं सारी शताब्दी पे किताबें आपने लिखी हैं, गुजरी महल जिसको कहते हैं, उसकी कोई हिस्ट्री आपको मिली, कोई सामने आई? ये कहानियाँ हैं, वो ये बाद की कहानियाँ हैं। हम सबको हिंदी फिल्मों में जब से फिल्में बननी शुरू हुई हैं, लव स्टोरी चल रही है। और उस लव स्टोरी का एक बड़ा पहलू होता है कि उन दोनों कैरेक्टर्स में से, हीरो और हीरोइन में से, एक बड़े कमज़ोर बैकग्राउंड से आएगा, एक बड़े स्ट्रांग बैकग्राउंड से आएगा। या तो हीरो अमीर होगा या हीरोइन अमीर होगी, लेकिन वो उस डिवाइड को क्रॉस करते हुए एक दूसरे के साथ मिलेंगे। ये हमारी कल्पनाएं हैं। अच्छा। हम सब इस काल्पनिक जीवन में जीना चाहते हैं, इसीलिए फिल्में चलती हैं, इसीलिए लोग उनको देखना चाहते हैं। तो हम ये कल्पना करते हैं कि जो भी राजा होगा वो बस किसी ना किसी गरीब सी महिला के साथ उसका प्रेम होएगा। ऐसा जबकि होता नहीं, असलियत में नहीं होता। असलियत में अगर उसको वो पसंद भी आ गई तो वो उसके हरम में जाएगी, बाकी हैं उनके साथ वो भी रहेगी। सर, ये जैसे अपना पूरा हरियाणा क्षेत्र है, इसमें कोई एक पूरे राज क्यों नहीं हो पाया कि कोई एक शासक यहाँ का हो? जैसे आप देखोगे हिसार की अलग कहानी है, सिरसा फतेहाबाद के भाटियों की अलग कहानी है, आपके लोहारू और इसकी अलग कहानी है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, इनकी अलग कहानी है। कोई एक क्षेत्र के रूप में तो हरियाणा में किसी का राज ही नहीं रहा शायद। ये फैक्टर ना दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक तो ये है कि ये जैसा वो जादूनाथ सरकार ने बोला कॉकपिट, दिल्ली राजधानी, तो दिल्ली के आसपास, और उस समय ज़्यादातर हमले आ रहे हैं लैंड रूट से, अफगानिस्तान की तरफ से।
तो शुरू में तो रास्ता भी ये था, लाहौर से कसूर, कसूर से सिरसा होते हुए हिसार, हाँसी। तो एक्चुअली जब आप कसूर को छोड़ते थे और हाँसी तक पहुँच, बीच में तो पानी मिलना बड़ा मुश्किल था, तो यही रास्ता होता था। तो इस जो दिल्ली उनकी राजधानी के पास वाला एरिया है, उसमें वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा शासक बन जाए जो किसी भी स्टेज पे उनको चैलेंज कर सके जी। तो इसलिए वो इस इलाके की उन्होंने कभी किसी दूसरे को जागीर नहीं दी। ये इलाका अपने अंडर में रखते थे। हाँ, सीधा बादशाह का खालिसा लैंड जिसको कहते हैं, अच्छा। वो ये था, खालिसा एरिया था ये। यहाँ का जो लगान था वो सीधा बादशाह या उसका कोई प्रिंस, उसका जो फेवरेट प्रिंस होता था उसको वो दे देता था। तो ये तो एक राजनीतिक पहलू था स्टेट का, स्ट्रेटेजिक जो उसका। दूसरा था कि भाई जो यहाँ के लोग थे, मोटे तौर पे मुगल समय में जो इलाके थे उनको वो दो नाम होते थे। एक होता था हासिले कामिल। हासिले कामिल वो एरिया होता था जहाँ पे लोग शांत स्वभाव के हैं। अच्छा जी। अपना वक्त पे जब समय आता है वो अपना टैक्स लगान वगैरह देते हैं। एक होता था जोर तलब, जिसके लोग नहीं इतनी आसानी से देते, आप उनके साथ थोड़ा बहुत सख्त कार्य उनके साथ करना पड़ता है। अपना एरिया हमेशा से रहा है जोर तलब। अच्छा जी। ये एक साइकोलॉजिकल पहलू नहीं है। देते थे ये। हाँ, तो हमारे एरिया में जो लोग थे वो नहीं देते थे, इतनी आसानी से लगान नहीं देते थे। और इनके अंदर अब जो मेन जो यहाँ पे दो ग्रुप थे ना, जैसे रांगड़ थे, जाट थे, मेव हैं अभी भी, जाट और मेव तो अभी भी हैं, रांगड़ चले गए। इनके अंदर आप देखो ना तो ये बड़े इंडिविजुअलिस्टिक हैं। ये इनके यहाँ पे कोई इनका अपना भी ट्रेडिशन नहीं है कि एक ही परिवार में चौधर चलेगी, नहीं चलते जी। वो है ना कि भाई गाम राम की बात सिर माथे पे खूंटा अड़ेगा डरेगा। हर घर में चौधरी होता है। हर घर में चौधरी होता है। वो एक मेरे गांव में एक बड़ा अच्छा वो जो था, उन दिनों में इलेक्शन चल रहे थे, काफ़ी समय पहले की बात है, जब लोग घर घर जाके वो ग्रुप बना के जाया करते ना, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, उसने एक ने खोला, गर्मी के दिन थे तो वो सारे उधर आंगन में ही सो रहे थे, बाकी भी जी के। और ये समर्थक जो थे ये कोई बाहर से आया हुआ ग्रुप था। तो वो बोले कि हमें ना घर के चौधरी से बात करनी है। बोले एक तो यो खड़िया, हाँ। और बाकी बस हुए हैं, पता कौन से कौन सा जगाना है। हाँ, कौन से चौधरी से बात कर। तो ये यहाँ के इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेट भी है हमारे अंदर। हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं ये सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को कि यो राजा बन गया। पर अहिरवाल तो इसका एक्सेप्शन रहा है। यस, अहिरवाल के लोगों में वो एक अहिरवाल जो है वो एक्सेप्शन है। उनके यहाँ पे वो एक ही परिवार से हमेशा, जिसको बोलनी परिवार, बोलनी परिवार कहते हैं, उनके पास उनकी चौधर रही है। उनके पास जमीन भी बहुत थी। हमारे बाकी जो ये जाट, रांगड़, इवन राजपूतों का इलाका था, इसमें आप थे खुद मुख्तार, मतलब जो किसान था वो खुद मुख्तार था। और यहाँ पे कोई बहुत बड़े जमींदार आपको नहीं मिलेंगे इस पूरे एरिया में। अगर आप देखो चाहे कितना ही पीछे चले जाओ, जैसे एक 100-200 किलो वाला जमींदार नहीं मिलता यहाँ पे ना, नहीं मिलेगा। बड़ी कुछ परिवार थे जिनको ट्रेडिशनली इस्तेमरारी मिली हुई थी, जैसे ये पंडित अमन सिंह का परिवार था सोनीपत के पास। अच्छा। सोनीपत शहर में सैयद थे, उनका इस्तेमरारी थी। मिर्जा परिवार के पास हासी की इस्तेमरारी थी। रुस्तम अली परिवार के पास ये इसकी गोहाना की इस्तेमरारी ज़्यादातर रही है। बलोचों के पास झज्जर की इस्तेमरारी रही है, लेकिन वो सारे इस्तेमरार थे, मतलब वो एक तरह से एजेंट थे। अहिरवाल में क्या था कि इस परिवार के पास भी बहुत जमीन रही है, जिसमें गांव के गांव बसे हुए थे। अच्छा। जो एक्चुअली इनसे जमीन की खेती करते थे। हाँ, वो मुजारे थे। बहुत से ऐसे भी अहिर गांव थे जिन्होंने अपने जंगल तोड़ के खुद की बनाई थी, तो उनकी गांव की तो इस्तेमरारी इसके पास थी। वहाँ पे जो ओनरशिप थी वो उन किसानों की थी, जैसे बाकी हरियाणा में थी। लेकिन जो इनके हजारों एकड़ में इनके पास जमीन थी, और उस पे जो थे वो ये थे, काबिज थे। अब्दाली सर, युद्ध जीतने के बाद अब्दाली भारत में क्यों नहीं रहा, ये एक बड़ा सवाल है।
अब्दाली को कहा जाता है फादर ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वहाँ तो में उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। अफगानिस्तान में उसको वो अपने देश का हीरो है। एक्चुअली सच्चाई भी है कि अब्दाली से पहले कोई अफगानिस्तान नाम की चीज़ नहीं थी दुनिया में। उसने ही अफगानिस्तान बनाया। तो उसका फोकस था अपने जो उसका अपना इलाका है उसको स्ट्रेंथन देकर, उसको करने का। उस एरिया की कोई इकोनॉमी नहीं थी अपनी, इसलिए उसका वो हर साल जो रेड थे वो इधर थे, वो बेसिकली कलेक्शन के लिए लूटने आता था, लूटने के लिए थे। बाकी उसके के भी देखो, अफगानों की जनसंख्या कितनी है, इतनी थोड़ी सी जनसंख्या के साथ आप बड़ा साम्राज्य नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें से फौज का भी तो एक नंबर ही आएगा ना। तो उसके पास अब्दाली की मैक्सिमम लिमिट थी लगभग 60,000 से 1 लाख के बीच, इससे ज़्यादा वो सैनिक नहीं कर सकता था। अगर आपको हिंदुस्तान के ऊपर राज करना है तो आपको बड़ी सेना चाहिए। अगर आप जैसे अकबर का करो, अकबर जब आया तो कबीला उसका भी छोटा था। वो जो तुर्क मंगोल जो है, जो जिनको मुगल कहते हैं, वो सेंट्रल एशिया से जो बाबर के साथ आए और फिर दोबारा हुमायूं के साथ आए, उनकी संख्या कम थी। अच्छा। लेकिन अकबर जो था वो थोड़ा दूरदृष्टि वाला आदमी था। 13 साल की उम्र में हालांकि वो राजा बन गया। तो उसने यहाँ पे अपने लिंक्स बनाए, राजपूतों के साथ लिंक बनाया। यहाँ पे जो ये सैयद हैं, बरा वगैरह का इलाका जो यूपी का है, उनके साथ उसने अपने संबंध बनाए और इनको अपनी सेना में शामिल किया, जिससे उसकी संख्या बल बढ़ा। ये जो बुंदेले हैं, अकबर ने तो ऑलमोस्ट पूरे भारत पे राज किया। पूरे भारत पे तो नहीं, उससे बड़ा तो औरंगजेब का था राज्य, पर काफी बड़ा, मतलब जो अपना नॉर्थ इंडिया है इस पे लगभग पूरे पे उसने राज्य किया। तो उसको ये संधियां इसलिए करनी जरूरी थी कि उसको अपनी संख्या बल बढ़ाना था। फिर आप देखो, जैसे मराठों में शिवाजी को अगर आप छोड़ दो तो उसके बाद इनमें जो साम्राज्य स्थापित करने वाला व्यक्ति एक ही हुआ है, महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ने भी जब अपनी जो उसकी महादजी सिंधिया की फौज थी वो 2 हिस्सों में थी, एक जो दक्षिण में काम करती थी और एक जो नॉर्थ में काम करती थी। नॉर्थ वाली लगभग 90% नॉर्थ से ही थी, वो मराठे नहीं थे। अच्छा जी। वो यहाँ के ही लोग थे। तो ये ऐसी सिंधिया का शासनकाल कितना समय यहाँ पे रहा? हरियाणा में हरियाणा में एक्चुअली डायरेक्ट उसका मतलब जो जब उसकी मर्जी चलती हो वो तो 10-12 साल ही रहा। बाद में तो अंग्रेजों को दे दिया था उन्होंने। हाँ, वो अंग्रेजों 1803 में अंग्रेजों को दे दिया। 1783 में महादजी को यहाँ पे मतलब वो अपनी मर्जी का मालिक बनता है। थोड़ा सा समय रहा। हाँ, उनमें से फिर महादजी तो 1794 में गुजर भी गया ना। उसके बाद उसका वो जो भतीजा बना दौलत राव, जिससे आज का ये इनका सिंधियाओं का परिवार आता है, वो बेकार, ऐसा कोई विशेष नहीं था। उसके सारे फैसले गलत रहे और उसने जल्दी ही वो अपना राज खो दिया। अच्छा सर, सोशल मीडिया पे अक्सर एक बहुत विवाद रहता है इस बात को लेके, जाट समाज और राजपूत समाज के बीच में एक दूसरे को ये लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और खासकर जब राजपूतों की बात आती है तो वो तो कहते हैं कि जाट सारे राजपूतों से निकले हुए हैं, और जाट उनको ये याद दिलाते हैं कि तुमने तो अकबर के साथ रिश्तेदारियां की। तो ये जो डिबेट, इसका क्या अंत है? इसका क्या मतलब, वो जो अकबर रिश्तेदारियां करता था राजपूत राजाओं के साथ, वो क्या मतलब फोर्सफुली होती थी या फिर किस तरीके का मतलब वो रहा है? देखो, ये जो है ना, ये डिबेट ऐसी हैं जो इमोशनल है। मतलब इनका तत्कालिक कारण है, पॉलिटिकल कारण है इसके। हम जैसा बच्चों को अपने समाज में जैसा बात फैलाएंगे वैसी ही बात वो फिर उनका जो भी असर होना है। भाई आप मीठी बात करोगे तो लोगों में प्यार बढ़ेगा, आप कड़वी बात करोगे तो। अब क्या है कि हर एक जाति अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहती है। ये हमेशा से रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। मेरा कहना ये है कि राजपूतों ने जो
मुगलों के साथ संबंध बनाए उनके कई क्लैनों ने, सब क्लैनों ने नहीं, जैसे मेवाड़ के क्लैन ने नहीं किया, नहीं बनाया है? राठौरा ने बना लिए, इन सिसोदिया ये कछवा ने बना लिए। इससे राजपूतों को बहुत फायदा हुआ। अच्छा। ये अगर आप राजस्थान में उनके पास कोई संसाधन देखते हो तो, और आप उनको स्टडी करो कि उनकी 1550 से पहले क्या हालत थी, यानी अकबर से पहले क्या था और उसके बाद क्या हुआ, क्या हाल हुआ, सारा वही है। इकोनॉमिकल फायदा हुआ उनको। बिल्कुल फायदा हुआ, उनको पॉलिटिकल पावर मिली, उनको पॉलिटिकल पावर के साथ उनको इकोनॉमिकल पावर मिली। अब अकबर ने इन पे बहुत विश्वास किया। जोधपुर के जो राजा होता था उसको उसने कांधार का वो सूबेदार बना के भेजा। अब मुगल आम तौर पे किसी गैर मंगोल तुर्क को, मतलब उनके अपने उसको अफगानिस्तान की तरफ गवर्नर नहीं बनाते थे, क्यों? वो उसको अपनी मातृभूमि मानते थे कि वहाँ से उनका निकास है। तो ये अगर इनको वहाँ भेजा तो इसके ऊपर बहुत भरोसा था। तो ये इनको वहाँ पे, मतलब हमारा वो जो मेन पॉइंट था वो साइड में रह रहा है कि इनको फायदा हुआ। अब जब अंग्रेज आता है तो ये जो उस समय किसानों से भर्ती वो करता है, चाहे उसकी बंगाल आर्मी 1857 से पहले की है जिसमें ब्राह्मण राजपूत अवध का है, या 1857 के बाद की है जिसमें ज़्यादातर अपने एरिया से और पंजाब वगैरह से है। तो ये एक दूसरा वर्ग है जो बेनिफिट करता है इस राज से। अब जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हो तो आपका सोशल स्टेटस भी आप रेज करना चाहते हो। तो जहाँ तो आप राज व्यवस्था को पकड़ लेते हो वहाँ तो सोशल स्टेटस आपकी मर्जी, आप कितना ही बना लो, जैसे राजपूतों ने राजस्थान में बना लिया। लेकिन जहाँ पे आप राज व्यवस्था पे डायरेक्ट कंट्रोल आपका नहीं है वहाँ पे ये क्लैश चलता रहता है, जैसे हरियाणा। तो यहाँ पे जाट जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन उसके पास पॉलिटिकल पावर पे एक छत्र राज्य उसका नहीं है, जैसे राजस्थान। हाँ। और इन्हीं दो स्टेट के लोग आपस में लड़ते हैं। यही फिर ये लड़ाई का बेसिस ये है कि ये जो सोशल स्टेटस की ग्रोथ है जो इकोनॉमिक ग्रोथ से और पॉलिटिकल ग्रोथ से जुड़ी हुई है, जाट राइजिंग पावर है, राजपूत स्टेटस को पावर है, वो चाहते हैं स्टेटस को बना रहे, जाट कहता है नहीं मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और अभी तो पावर इन दोनों के पास ही नहीं है, पिछले मतलब काफी अब तो वो बिल्ली और वो रोटियों वाला हो गया। हाँ, अब तो इनके पास है ही नहीं, दोनों के पास ही कुछ नहीं है। उधर से वो सुंदरा राज्य ठिकाने पे लगा दी गई है, यहाँ पे अपने जाट लीडरशिप ठिकाने पे है। पर ये लड़ाई बहुत लड़ते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत लड़ाई होती है। हाँ, मेरे ख्याल में अब इनको अंत कर देना चाहिए, क्योंकि हाँ वो जो भी था उस समय बहुत सी बातें तो किंवदंतियां हैं कि वो उससे निकला, वो उससे निकला। नहीं, वो तो जो जाट हिस्ट्री है, अब मैंने जितना पढ़ा है, मतलब जाट शब्द तो तब से है जब मतलब राजपूत का तो कोई मतलब बहुत बाद की बात है सर, ये मतलब हिस्टोरिकल बात है। आप यूं मानो, इस बात को यूं मानो कि ये जो है ना कोई चीज़ प्रूव नहीं हो सकती। वो जैसे अभी कुछ दिन पहले वो भरतपुर में बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा था, उनका वो जो लड़का है वो कह रहा था कि हम अलवर से निकले हैं, अलवर के जाटों राजपूतों से निकले हैं। हाँ। और बाकी अब वो लड़का ये बात प्रूव नहीं कर सकता जी। लेकिन दूसरा ये है कि वो डिस्प्रूव भी नहीं होएगी, मतलब वो एक ऐसी बात है सोशल मीडिया पर चल गई तो चल गई वो चीज़। हाँ, अब किसी ने एक वीडियो में ये कह दिया कि वो सोरानी थे, उन्होंने ये कह दिया कि सोरानी तो राजपूतों से निकले हुए हैं। अब वो आदमी गांव का एक देसी आदमी है, कविताएं सुनाता है, उनका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, पर उन्होंने चूंकि ये बात कही और ये बात दूसरे ग्रुप को पसंद आई तो वो रात वायरल हो गई है। एक ऐसा समाज है जो पहले कहता था कि हम तो ना ब्राह्मणों से निकले हैं क्योंकि हम शराब पीने लग गए थे। ये जो है ना उस समय के हिसाब से लोग बोल देते हैं, कोई भी वो कहीं रिकॉर्ड हो जाती है, तो बाद में जब कोई, अब कई इतिहासकार जो हैं वो अपना जो उनका बायस है ना वो नहीं छोड़ते हैं, वो उस बायस के हिसाब से जो तथ्य है उनको आधा अधूरा या वैसे उठा के करते हैं।
सच्चाई ये है कि ये सब बातें रखी जानी चाहिए थी किंवदंती की स्टेज पे, कि ये सब की सब फोक टेल हैं, फोक टेल है, किंवदंती हैं, लोग इनके ऊपर भरोसा करने लगे। हाँ एक दूसरे पे मरने मारने में। चलता है। अच्छा सर, जो सेना का सिस्टम है, जैसे अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया भर्ती का, लंबे तगड़े लोग फौज में भर्ती हो जाया करते थे। लेकिन जब ये युद्ध काल की स्थिति है और जब ये विदेशी लोग भी यहाँ आते हैं, और तो तब भी हमारे गांव से क्या लोग सेना ज्वाइन करते थे किसी की भी, और उसके क्या क्राइटेरिया होते थे? मुगल समय में अलग अलग किस्म की सेनाएं थी। एक तो थे जो, जैसे अगर हम मुगल अकबर की सेनाओं का बात करें तो एक तो थे उसके कुछ गैरिसन, वो लगभग 8 जगह ऐसी थी जहां वो परमानेंटली ऐसे सैनिक रखता था जिनकी पे वो खुद देता, राज खजाने से जाती थी। हाँ, जैसे लाहौर है, काबुल है, दिल्ली है, आगरा है, कनौज है, इलाहाबाद है, ये ऐसी जगहें थी जहाँ पे, बुरहानपुर है नीचे साउथ, जहाँ पे वो बादशाह के सैनिक थे, अहदी कहते थे उनको। इसके अलावा बादशाह के अपने बॉडीगार्ड होते थे जिनको चेला कहते थे। वो होते थे आमतौर पे खरीदे हुए बच्चे जिनको उसने पाला पोसवाया है। अच्छा, चेला। हाँ, तो उनको चेले कहते थे। अकबर भी रखता था चेले? हाँ, सब रखते थे। जो क्या होता था उस टाइम, अकाल वगैरह बहुत पड़ते थे, तो कई बार लोग अपने बच्चों को बेचने भी मजबूर होते थे। तो एक्चुअली ये शब्द चेला वहीं से आया है? हाँ, तो मुगलों के समय से मोहल्ला चेला दिल्ली में अभी भी है भाई। अच्छा, जगह है वो जहाँ पे ये लोग थे, उस समय से इनकी बसासत रही है, आज भी है वो जगह। चोरी कर लेते थे बच्चों को? चोरी भी हो जाते थे, ज्यादातर बिक भी जाते थे, या जिनके माँ बाप मर गए बेसहारा हैं। कौन से काल की बात हो रही है सर ये? 17वीं 18वीं? ये चेला शब्द तो इस्तेमाल है मुगलों का, लेकिन ये प्रथा तो पहले से थी। अच्छा। फिरोज शाह तुगलक के समय में गुलामों की जनसंख्या दिल्ली में नागरिकों से ज्यादा थी। इतने गुलाम थे वहाँ पे? हाँ। अच्छा। बादशाह के पास सबसे ज्यादा गुलाम थे। गुलाम तो उसका सबसे लॉयल एलिमेंट हो गया ना, सीधा वो तो उसी के प्रति। गुलामों के बच्चे ही चेले बनते थे ना? गुलामों की तो आमतौर पे वो शादियां नहीं होती थी। अच्छा, वो युद्धों में मारे जाते हाँ, थे। वो तो अपना मर गया तो मर गया, बच गया तो बूढ़ा होके मर गया, बट बेसिकली उनका ज़्यादा ऐसा नहीं था। कुछ जिनको वो हिजड़ा बना देते थे अपने महल वगैरह में नौकरी के लिए, वो भी इधर से ही आते थे। फिर ये था कि वो पॉलिटिकल पावर भी, अब उसका अगर उसके अंदर काबिलियत है तो कई बार वो पॉलिटिकली बड़े पावरफुल हो जाते थे। अच्छा। जैसे बीजापुर का मलिक काफूर था, मराठा इतिहास में उसको बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वो एक गुलाम ही था जो अबिसीनिया से लाया था। अबिसीनिया देश अफ्रीका में, वहां से वो आया था। अच्छा, इतनी दूर दूर तक यहाँ गुलाम ले आते थे खरीद के? हैं दिल्ली में बीच में एक गुलाम वंश रहा है, बलबन, जिसमें वो गुलाम थे जो ऊपर पॉलिटिकल पावर गेन कर गए थे। उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी, उन्होंने पावर कैप्चर कर ली थी। तो ये तो बादशाह के अपने थे, सेनाओं की हम बात कर रहे। फिर होती थी मनसबदारी फौज, यानी कि आपको उन्होंने मनसब दे दी कि आपको तनख्वाह जागीर हम देते हैं हिसार फिरोज़ा, तो वहाँ से आप टैक्स कलेक्ट करोगे और आप हर समय तैयार रहोगे 5000 सैनिकों के साथ हमारे, जब भी हम हुक्म देंगे आने के लिए। तो अब आप 5000 ही हो गए मनसबदार, और 5000 ही बड़ा हाई लेवल होता था। तो 5000 घुड़सवार थे उसके पास? 5000 घुड़सवार, ये घुड़सवारी काउंट, मुगल सेना में इन्फेंट्री का ज़्यादा सा महत्व नहीं था, वो घुड़सवारों को ही काउंट। वो मनसबदार होता है, वो टैक्स कलेक्टर भी होता था वहाँ का? हाँ, उसको वहाँ की इस्तमरारी दे देते थे, और उसमें से मान लो आपका 10 से शुरू होती थी ये, कि 10 सैनिकों वाला होता था। अच्छा। सबसे जो छोटे से छोटा होता था, उसके बाद बढ़ते जाते थे। तो उसको उसके हिसाब से उन्होंने वो गांव या जो इलाका था वो दे दिया। उसको तनख्वाह जागीर कहते थे, कि तनख्वाह जागीर है तो इसमें से जो
तेरे को ये 5,000 या 500 या 50 सैनिक रखने के लिए जो खर्चा आएगा वो इतना है, बाकी बचा हुआ तू हमारे को जमा करा देना। हाँ, टैक्स जमा करा देगा। ये मनसबदारी फौज होती थी, जिसकी काउंटिंग वगैरह भी होती थी, एक सिस्टम था पूरा। फिर होती थी उनके ये जो होते थे जो दाखिली फौज, यानी जो मौके के अनुसार खड़ी करी जाती थी, उसमें हमारा जो ये तपा का सिस्टम था ना, गवांड और हाँ। तपा, उसको उन्होंने गवांड को तपा से जोड़ दिया था। तो उस गवांड की हमारे शब्दों में बात करें तो गवांड की, और उनके शब्दों में बात करें तो तपे की जिम्मेवारी होती थी कि तुम इतने सैनिक घुड़सवार और इतने पैदल रखोगे, जब हम मांगेंगे तो तुम लेके आओगे। तो ये थी जो सैनिक। तो जैसे अब अपना जो ये आज का हरियाणा है, इसकी मैंने काउंट की थी, तो इसमें आता है लगभग 5-1 हज़ार तो कैवलरी घुड़सवारों की मुगल काल में। हाँ, और इन्फेंट्री तो कई हज़ारों में थी। तो ये यहाँ की वो थी इनकी एक तरह से जिम्मेवारी, तो जो बटी हुई थी गाँव वगैरह पे। तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे थे जो सरकार थी उसके हिसाब से कि भी इस सरकार से इतने जाट, इतने जातियां हैं उसमें कि कौन कौन सी कास्ट का भी लिखा हुआ। हाँ, कौन कौन सी जाति ये सैनिक प्रोवाइड करेगी, सबकी जिम्मेवारी नहीं थी। ये कुछ कास्टों की ही है जो बाद में अंग्रेज मार्शल रेस बनाता है। अच्छा, वो यहाँ पे मुगल उनको यूज कर रहे थे ये दाखिली फौज खड़ी करने। मार्शल रेस की क्या कहानी है सर? ये देखो, ये एक सच्चाई है हमारे इतिहास की कि हमेशा से कुछ जातियां या ट्राइब युद्ध करते रहे हैं जी। युद्ध उनके जो भी कांड रहे हैं, कहीं पे सामाजिक कांड थे जैसे हरियाणा में और महाराष्ट्र में। तो यहाँ किसान की जिम्मेवारी थी हरियाणा में अपने गांव की प्रोटेक्शन करना। राजस्थान में यही काम वो जो राजपूत कबीले थे वो कर रहे थे। तो ये जो थे ये हमेशा से रहा है। अंग्रेज़ों ने इसको आइडेंटिफाई करके और इसको जोड़ लिया अपने साथ। तो उन्होंने जब सेनाएं खड़ी की हैं तो वही लोग, वही जातियां गई उनके पास भर्ती होने के लिए जो हमेशा से होती रही थी। उन्होंने उसको नाम दिया बाकायदा, फिर उन्होंने उनका मोरल बूस्ट, राइटिंग में है जी ये चीज़। हाँ हाँ, मोरल बूस्ट करने के लिए उन्होंने 11 जातियां ऐसी थी जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया अक्रॉस इंडिया कि हम इनसे सैनिक लेंगे। सैनिक कौन कौन सी जातियां थी जी, याद हो तो? मराठे थे, दक्कनी मुसलमान था, अपने तेलंगाना तेलगी जिनको कहते वो थे। उसके बाद आप राजपूत, जाट, सिख तो रिलीजन हो गया, पर वो सिख को एक वो भी मानते थे, गोरखा, पठान। तो इस ढंग से 11 जातियां थी। 11 को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। इनको प्राथमिकता देते थे अपनी भर्ती में वो? एक्चुअली पहले इन्हीं की भर्ती होती थी और किसी करते ही नहीं थे। हाँ, वो करते ही नहीं थे। रेयरली वो होता था कि कोई और, वो इरेगुलर जो उनका एलिमेंट होता था उसमें था। ये तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो सेकंड हाफ है, 1917 के शुरू करके, जब इन जातियों की संख्या कम होने लग गई, ज़्यादातर भर्ती हो चुके थे लेकिन और चाहिए थे, तो फिर बाकी और भी कई जातियों के लिए उन्होंने भर्ती खोली। अहीर रेजिमेंट? अहीर रेजिमेंट तो कभी नहीं बनी, पर अहीरों की भर्ती जो थी पहले बहुत कम थी। 1917 के बाद इनकी भर्ती बढ़ी थी। और चमार रेजिमेंट? चमार रेजिमेंट बनी थी दूसरे महायुद्ध में, और उसी में फिर बाद में जब उसके बाद सेना की नफरी कम की गई तो उसको खत्म कर दिया। हाँ, अहीर रेजिमेंट नहीं बनी सेना? कभी नहीं बनी। अच्छा, पर अब डिमांड हो रही है उसकी? अब तो हर कोई डिमांड कर रहा है। डिमांड करने में बुराई भी क्या है, ठीक है, लोकतंत्र है, अपना डिमांड रख सकते हैं। सर, एक शब्द बहुत राजाओं से जुड़ा होता है, हरम। हरम? हाँ, तो हरियाणा में भी किसी राजा का हरम रहा है कोई, किसी नवाब का? ये तो नहीं, मतलब ये राजा ही नहीं था तो उसका हरम कहाँ से होगा। पर एक चीज जरूर रही है जो आप मानना चाहिए, हाँ। कि ये जो था ना उस समय कोई किसी जाति से संबंधित नहीं था, ये सोशल स्टेटस की बात थी।
आप अगर 100 साल पीछे जाओ ना तो आपको ऐसे कई केस अपने इलाके में मिल जाएंगे कि जहाँ पे जैसे ही वो इकोनॉमिकली थोड़ा वेल ऑफ होता है परिवार, तो उसका मुखिया एक और ब्याह कर लेता है। सोशल उसमें स्टेटस में आती है बात। आप पता कर लेना, अपने गवांड में ही पूछ लेना, 1-2 केस मिल जाएंगे। हाँ, होते थे गांव वाइज। हाँ, कि थोड़ा सा अगर वो खाता पीता हो गया है किसी भी कारण से, तो फट से एक और भी ले आता था। तो ये इसको हम ज़्यादा वो महत्व नहीं देना चाहिए। ये आराम उरम दिल्ली में ही रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि चूंकि राजा वहाँ रहता था तो अपन उसका औरतें भी वहीं देखो, रहती थी। मुगल बादशाह का हरम तो एक डिफरेंट लेवल की चीज था। अच्छा। वो तो एक शहर था अपने आप में। अच्छा। उसके तो बड़ा वो, पर मल्टीपल मैरिजेस जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मल्टीपल मैरिजेस लोग उसी को देखो, जो टॉप वाला है ना उसको ही देख के बाकी करते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम उसका तो हरम एक अलग लेवल का था, नीचे वाला भाई 2 रख लेता। जिसका 2 का भी होता है 2 रख लिया, 3 का भी होता है 3। तो यही था। पर धन के साथ है वो। हाँ, पर इसमें ऐसी बात नहीं कि हिंदू नहीं थे। ऑलमोस्ट, चाहे वो सिखों के महाराजा रंजीत सिंह थे जिनकी 3 रानियों ने तो उसके साथ था, तो वो सती हुई थी। अच्छा। हाँ, ये सब में था, कोई एक उसका विशेष वो नहीं था। हरियाणा की जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी गाँव की सर, अब उस पर बड़ा जोर देते हो, मैंने कई वीडियो में आपके देखा है कि हरियाणा का अपना एक गांव का डिफेंस और अटैक सिस्टम था, तो उसका क्या फ़ायदा इन लोगों को मिलता था? देखो भाई, कोई भी जगह है ना उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। हमारे यहाँ पे हमारा क्या विशेषता है? हमारी विशेषता यही है कि हमारी जो सोसाइटी थी वो ज़्यादा लोकतांत्रिक थी और वो गांव पे आधारित थी। हमारी जो भी सांस्कृतिक विरासत है आज के दिन, वो गांव से जुड़ी हुई है। हमारी सांस्कृतिक विरासत का आप कोई भी पहलू ले लो, चाहे स्त्रियों का समान अधिकार कह लो, चाहे समान जिम्मेवारी कह लो, बाहर काम करने का, बाहर काम, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा। स्त्री को उसका हिस्सा देने का, अगर मेल प्रोजेनी नहीं है भाई, एक कंपैरेटिवली बाकी जो समाज थे उस समय के, चाहे वो यूपी का था, चाहे महाराष्ट्र का था, चाहे राजस्थान का था, चाहे पंजाब का, उनके मुकाबले में हमारे जो गांव थे वो ज़्यादा एगलिटेरियन थे। मतलब बराबरी, वो छुआछूत ऐसी बात नहीं थी कि मैं तो हाथ ही नहीं लगाऊंगा, इसकी छाया पड़ गई तो मैं वो हो जाऊंगा, गले में हांडी बांध दी, ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ कभी नहीं था, कभी नहीं था। तो ये जो यही हमारी सांस्कृतिक विरासत है। दूसरी बात है फार्मर लेड सोसाइटी। अब फार्मर लेड सोसाइटी को अब कुछ लोग ना, जैसे ही मैं ये शब्द बोलूँ कि फार्मर लेड, तो उनके दिमाग में आता है जाट। सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ पे जो भी कृषक था, चाहे वो ब्राह्मणों का गांव था, चाहे वो राजपूतों का गांव था, चाहे रांगड़ों का गांव था, चाहे जाटों का गांव, उसके अंदर ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था ही थी कि वो उसमें कृषक जो था वो प्रधान था, वो सोसाइटी को लीड करता था। ये बाकी जगह नहीं था। बाकी जगह पे जो भी सामंत था वो जिस जाति से भी था, राजस्थान में चाहे वो राजपूत था भाई, महाराष्ट्र में चाहे वो मराठा था, वो लीड करता था, उसकी जिम्मेवारी थी। उनके गांव का सेल्फ डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं होता था, उनके गांव छोटे होते थे। हमारे यहाँ पे गांव का एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम था और गांव अपना सेल्फ डिफेंस करता था और उन्होंने ये काम सक्सेसफुली करा है। तो ये बात अगर किसी के गले नहीं उतरती, वो सोचता है कि ऐसे कैसे, तो वो उसकी प्रॉब्लम है। मेरी अब अहिरवाल में जो फार्मिंग लीड सोसाइटी, तो अहिरी थे। हाँ, तो उनका एक अलग था सिस्टम। वो थोड़ा सा, जैसे हमने बात की, उनका थोड़ा सिस्टम अलग था। उनका एक वो जो परमानेंट चौधरी वाला परिवार था वो था। अच्छा, यहाँ पे बाकी जगह वो नहीं, बाकी नहीं। हाँ, मेयो में नहीं था। मेयो वो सर साहब वाली बात है, वो किसा मुसलमान और यो किसा हिंदू। तो उसका फ़ायदा अब मुझे लगता है अब तक हमारी प्रथाएं, वो गांव का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आज भी मतलब गांव के लोग अगर कोई अत्याचार उत्पीड़न होता है तो बोलते हैं उसके खिलाफ। हमारा गांव की जो व्यवस्था है ना, वो सबसे बढ़िया रही है। मतलब मेरे को ये बात करने में जरा सी भी झिझक नहीं है कि
भारतवर्ष में इसके मुकाबले की व्यवस्था, चाहे आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, चाहे सोशल रिलेशनशिप्स की मैनेजमेंट है, चाहे इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, हर ढंग से हम लोग ज़्यादा अच्छे, बहुत अच्छे रहे हैं। पहले अकाल बहुत पड़ते थे। एक अंग्रेज अफसर आता है, वो कहता है 19वीं सदी के शुरू में 1810-20 के आसपास की बात है, वो कहता है कि यहाँ पे बारी बारी से बहुत से लोगों का शासन रहा है। पहले सुल्तनत वाले आए, फिर मुग़ल आए, फिर पठान आए, फिर मराठे आए, सिख आए, नॉर्थ हरियाणा में सिख आए, इधर बाकी पूरे हरियाणा में मराठे आए, और बोला अब हम आ गए हैं। वो अपने बारे में कहता है जी, कहता है कि हम भी चले जाएंगे, वो चले गए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन यहाँ का गांव रहेगा। गाँव रहेगा। ये गांव है जो जब खतरा होता है तो ये अपने गांव में आ जाते हैं। अगर खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये कई गांव एक जगह गांव में इकट्ठे हो जाते हैं। खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये हो सकता है वहाँ से भी कुछ समय के लिए चले जाएं, लेकिन ये फिर वापस आएंगे। फिर वापस आएंगे, उसी ज़मीन को जोतेंगे। सबको अपना अपना हिस्सा पता है, सबको अपना अपना काम पता है। इनके गांव में अगर कोई जो आर्टिसन क्लास है या दूसरी जातियाँ, उनका कोई परिवार इस गांव को छोड़ के जाता है तो ये उसको दबा मानते हैं। एक दूसरा है, वो लिखता है अकाल के बारे में कि एक अकाल को यहाँ का हरियाणा का गांव और अवध का गांव कैसे, वो इन दो जगहों को कंपेयर करता है कि ये कैसे उसको हैंडल करते हैं। अवध ज़्यादा उपजाऊ जगह है, पानी वहाँ ज़्यादा है। हमारा इलाका उस टाइम बिल्कुल ड्राई था, नहरें तो थी नहीं। वो कहता है कि वहाँ पे आमतौर पे गांव में एक बड़ा है, उसका एक बड़ा सा बिखरा हुआ सा घर है जिसका कोई नक्शा नहीं है, वो बिखरा हुआ सा घर बना हुआ है, और बाकी सब जो हैं वो काम करने वाले हैं। जैसे ही अकाल आता है वहाँ पे जल्दी से वो जो हैं वो भूख से परेशान होना शुरू हो जाते हैं और वो काम छोड़ के चले चले। दूसरी तरफ ये गांव है, यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सब लगभग इकोनॉमिकली बराबर हैं। इनके जो अकाल को सहने की क्षमता है ये उनसे ज़्यादा है। इनके गांव इतना जल्दी खाली नहीं होते हैं, हो जाया करते यहाँ वाले भी। जब अकाल कई साल चला, जैसे 47 वाला है या 90 वाला अकाल है, तो उसमें तो क्या करें, खत्म हो गए थे। हाँ, आप बता रहे थे हिसार में तो 25 ही गांव बचे थे। बिल्कुल, हिसार बिल्कुल खाली हो गया था। हिसार तो आप यूँ मान लो कि 2 बार बसा है, मतलब वो इलाका पूरा। मेरा कंवारी गाँव उजड़ गया था, बस गया था, उजड़ा था फिर बसा है, फिर बसा है। बड़ा बहुत पानी कहाँ था, आप यूँ सोचो ना कि पानी तो जी मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने अपने बचपन में पानी का अभाव देखा है। हाँ, मतलब वो तो उस समय तो कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा हुआ। आप मैंने मेरी दिक्कत में एक जोड़ ऐसा होता था जो पीर वाला जिसको बोलते थे, उसका पानी पीते थे गांव के लोग। आप अपने गांव में या भिवानी के गांव में या दादरी के गांव में या उधर कनौड़ के गांव में, जिसको आजकल महेंद्रगढ़ कहते हैं, या इवन रेवाड़ी के गांव में आप चले जाओ और किसी भी जो 80-1 साल से ऊपर का अगर कोई आपको जिंदा आदमी मिल जाए, उससे पूछना कि हैजे में कितने डेथ होते थे। खूब मरते थे गांव का गांव ये, और वो तो मैं 80-90 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत कठिन समय था, और उस समय लोगों ने जो सर्वाइव किया है और सक्सेसफुली सर्वाइव किया है, ये इन बातों का जिक्र होना चाहिए। हम बेमतलब में लगे रहते हैं, बेमतलब की बातों में। हाँ, मेरे को ये जो फालतू की बातें हैं ना कि वो न्यू बोला और उसने न्यू कर दिया, और एक्चुअली पॉलिटिक्स हम ज़्यादा एक्टिव हो गए ना, काम कुछ कर नहीं रहे, पॉलिटिक्स ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर पॉलिटिक्स ये बड़ा वो आपने मेरी दुखती रग पे हाथ धर दिया। हम ये बात मैं चाहता हूँ हमारे समाज को कहना, भाई अपने पॉलिटिकल लीडर्स को सेलेक्ट करने का सिस्टम थोड़ा ठीक करो। हम गांव में मान लो एक मेला कराते हैं या भंडारा कराते हैं, कुश्ती का मेला कराते हैं, या कोई भी ऐसा
कार्य करते हैं जिसमें सब जुड़े। हम क्या करते हैं कि जो जिसमें कोई भी ऐप नहीं होगा ना, बीड़ी सिगरेट शराब का भी, ऐसे आदमी ने तो हम उसका ट्रेजरर बनावाएंगे। हाँ, कि भाई तू पैसे तेरे पास तो हिसाब रहेगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई इसमें कोई और बात नहीं है कहीं खर्चा करने की, कोठारी होता है ठीक, कोठारी ठीक। हम चंदा लेना शुरू करेंगे सबसे सक्षम आदमी से कि भाई तू सबसे पहले शुरुआत कर ताकि बाकियों को भी रास्ता दिखे। उस काम को कराने के लिए हम जो भी समझदार से व्यक्ति होंगे उन्हें चुनाएंगे। लेकिन जब आता है ये पॉलिटिशियन चुनने का समय, ये सारे रूल हम एक तरफ छोड़ देते हैं। सबसे खराब आदमी को चुनते हैं। कोई वो हम देख रहे हैं कि वो तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहा है। कुछ दिन पहले उसने एक कुछ ऐसी स्कीम सी शुरू कर दी लोगों को बहकाने की, या कोई आ गया कि मैं तो तुम्हारे को सबको नौकरी दे दूंगा, या कोई तीसरा आ गया वो कोई और ही झूठ फैला रहा है कि तुम तो खतरे में हो, फलाने आके तुमने मार जाएंगे, है ना। कोई संतरे बांट रहा है, कोई लाल सलाम कर रहा है, कोई टोपियां पहना रहा है, हम उनके साथ हो लेते हैं। तुम अपना जो सिस्टम है, तुम गांव में जो फंक्शन करते हो उसमें जिस ढंग से तुम लोगों को सेलेक्ट करते हो, इन पॉलिटिशियनों को भी वैसे ही सेलेक्ट करना शुरू। नहीं तो बुद्धि काम नहीं करती जी एक्चुअली। पता नहीं क्या करते हैं। चुनाव में हमारी जो भारतीय मतदाता है उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वो एक महीने में ही उसको छलने की शुरुआत भी हो जाती है और उसको एक महीने में ठग भी लिया जाता है। हाँ। और फिर अगले 4 साल 11 महीने वो बैठा बैठा रोता रहता है। ये चलो इस टॉपिक पे तो फिर कभी बात होगी। पर अच्छा सर, एक और चीज़ लोग कह रहे थे आपके वीडियो के बारे में कि अब किताबें हिंदी में होनी चाहिए थी। अब वो कह रहे हैं डिमांड भी अच्छी है, पर सच बताऊं तो हिंदी पढ़ने वाले भी लोग नहीं रहे अब तो। भाई मेरी तो प्रॉब्लम ये है कि मैं हिंदी भाषी हूँ, मतलब अपनी हरियाणवी भाषा हिंदी ही है। हाँ। और हिंदी खूब समझता हूँ, बोलता हूँ। मुझे हिंदी की व्याकरण का ज्ञान है, और जब तक व्याकरण का ज्ञान नहीं हो आप इसलिए अंग्रेजी आपकी भाषा है। वो मैं इसलिए तो कभी ऐसा वक्त आया कि इनकी ट्रांसलेशन हो जाए किताबों की तो ज़रूर होगी। बाकी रोहतक में MDO में हैप्पी बुक डिपो है, वहाँ पे कर्नल साहब की किताबें आप ले सकते हैं। इन्होंने 17वीं शताब्दी पे, 18वीं शताब्दी पे और 19वीं शताब्दी के हरियाणा पे काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज में किताबें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। मेरे पीछे रखी हुई इनकी काफ़ी किताबें। कर्नल साहब शुक्रिया आप आए। थैंक यू। नमस्कार।